मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हूँ यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र का तीसरा अध्याय हमारा यहाँ चल रहा है और इसमें हमने अधोलोक का वर्णन करने वाले 6 सूत्रों की चर्चा यहाँ हमारी हो चुकी है। कल से हमने मध्यलोक का वर्णन शुरू किया है। मध्यलोक कहाँ पर है ये प्रश्न पूछा जाए तो मध्यलोक तीनों लोकों के सेंटर में है, एकदम बीच में है, मध्य में है। तीनों लोकों के बीच में मध्यलोक है और यह मध्यलोक एक राजू बाय एक राजू की जो त्रस नाली है उस एक राजू बाय एक राजू की त्रस नाली में 1,40,000 योजन ऊंचाई तक, एक राजू लंबा, एक राजू चौड़ा और 1,40,000 योजन ऊंचा, इतना ये मध्यलोक का एरिया है। फिर इस मध्यलोक में क्या है? तो इस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। असंख्यात द्वीप समुद्र इस मध्यलोक में हैं और उसमें से जो सबसे पहला द्वीप है उस सबसे पहले द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। आगे आगे के जितने भी द्वीप हैं वो अपने पहले वाले द्वीप से दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। पहले द्वीप से दूसरा समुद्र वो दुगना है, उस समुद्र के बाद में जो द्वीप है वो दुगना है। ऐसे ही ये आगे आगे दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। और जो सबसे पहला जम्बू द्वीप है वो थाली के आकार का है, थाली के समान है। और फिर आगे के समुद्र और द्वीप उसको घेरे हुए चूड़ी के आकार के वो आगे वाले समुद्र और द्वीप हैं। इस तरह से कितने द्वीप और कितने समुद्र हैं मध्यलोक में? तो असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र, असंख्यात द्वीप समुद्र पूरे मध्यलोक में है। इसमें जो सबसे पहला द्वीप है, सबसे पहले द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। उसकी रचना आज हमको थोड़ी सी देखनी है। देखिए अपनी पुस्तक में पेज नंबर है 152 पेज नंबर है और इसमें दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन पे? पीडीएफ दिख रही है आप लोगों? नहीं, देखिए शायद स्क्रीन इधर उधर करके अब आ गया। हाँ, पेज पेज नंबर है 152, 152 नंबर पेज है। देखिए जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप के बाहर के द्वीप समुद्रों की चर्चा हुई। अतः अब यह प्रश्न सहज ही उपस्थित होता है कि जम्बू द्वीप के भीतर क्या है। बाहर की थोड़ी बहुत बात हमने की, लेकिन इसके अंदर क्या है, इस प्रश्न के उत्तर में आगामी सूत्रों का जन्म हुआ है, जो इस प्रकार है। सूत्र नंबर 10,
भरत, हेमवत, देखिए नाम है इसमें केवल 7 नाम हैं। आप पहले नाम ध्यान से अलग अलग देख लीजिए। पहला है भरत, उसके बाद में दूसरा है हेमवत, भरत के बाद में है हेमवत, तीसरा है हरि, इसके बाद में है विदेह, फिर है रम्यक, और समझ नहीं आ रहा मतलब कहाँ पर बता रहे हैं आप? पेज आ नंबर, रहे आ रहे सूत्र नंबर 10 है। अगर आपके पास, रोटी बनी बड़ी खा ले, सब्जी पड़ी है। अरे भाई म्यूट होइए, घर की बातें ध्यान रखिए, बातें करते समय हम म्यूट है या नहीं है। देखिए 10 नंबर का सूत्र है भरत, अच्छा हाँ, आ गया आ गया। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत। देखिए रम्यक के बाद में शब्द है हैरण्यवत और उसके बाद शब्द है ऐरावत। हैरण्यवत और ऐरावत ये 2 शब्द हैं। हैरण्यवत और उसके बाद में है ऐरावत, हैरण्यवत और ऐरावत। तो ये यहाँ पर त है और यहाँ पर ए है, इन दोनों की हो गई है संधि। तो बोर्ड नहीं देख रहा। हाँ सॉरी। तो ये जो त है और यहाँ ऐरावत का ए है, ये ऐरावत, इन दोनों की संधि होकर यहाँ पर सूत्र में इसको लिखा है हैरण्यवतैरावत। ये जो ए है, ए की मात्रा है, ये ए की मात्रा इस तय पे यहाँ चढ़ा दी, तो वो संधि हो गई है हैरण्यवत ऐरावत। संधि होकर हम अलग अलग भी बोल सकते हैं, हैरण्यवत और ऐरावत। हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। भरत, फिर हेमवत, फिर हरि, फिर विदेह, फिर रम्यक, फिर हैरण्यवत और ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। अब मैं सूत्र बुलवाती हूँ। प्रीति है क्लास में? चित्रांटी आप बोलिएगा फिर। चित्रांटी हैं? हाँ तो बोलिएगा। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, बोलिए। भरत रम्यक, हैरण्यवत ऐरावत, रम्यक, हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत ऐरावत वर्षा क्षेत्राणि। हाँ 7 तो नाम है, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत, ये 7 नाम हैं। उसके बाद में लिखा है वर्षा। वर्ष का अर्थ होता है क्षेत्र, समझ लीजिए। जैसे भारत वर्ष कहते हैं, भारत का नाम भारत वर्ष कहा जाता है, तो वर्ष का अर्थ है समझ लीजिए देश अथवा क्षेत्र। तो जो देश होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, उनके साथ में वर्ष लगाने की एक परंपरा रही है, तो उनके साथ में वर्ष लगाया जाता है। तो यहाँ पर भरत वर्ष, हेमवत वर्ष, हरि वर्ष, विदेह वर्ष, इस तरह से एक्चुअल में इनके सबके साथ में वर्ष है, लेकिन हम लोग वर्ष नहीं बोलते हैं, शॉर्ट में ही नाम बोलते हैं। तो भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत, ऐरावत, ये जो हैं ये 7 वर्ष हैं, 7 क्षेत्र हैं। वर्षा वर्ष क्षेत्राणि, 7 प्रकार के ये क्षेत्र हैं। ये कहाँ पर हैं? ये जम्बू द्वीप में है। ये जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र कैसे हो गए, उसके लिए अगला सूत्र बता रहे हैं। एक बार हम सूत्र पढ़ लेते हैं 11 नंबर का भी। हाँ दिख रहा है आप लोगों को?
तद विभाजिनः, बोलिए। पूर्वापरायता, पूर्वापरायता, हिमवन महाहिमवन, हिमवन महावन, निषद नील, निषद रुक्मी शिखरिणो, रुक्मणी नहीं है, रुक्मी है, रुक्मणी नहीं है, रुक्मी है। रुक्मी शिखरिणो, वर्षधर पर्वतः। हाँ, आशा आंटी है क्लास में? आशा आंटी है? हाँ है। हाँ आशा आंटी, अब आप बोलिएगा। तद विभाजिनः पूर्वापरायता, बोलिए। तद विभाजिनः पूर्वापरायता, हिमवन महाहिमवन, निषद नील, रुक्मी शिखरिणो, वर्षधर पर्वतः। हाँ, अब मैं बुलवाती हूँ एक बार फिर से। तद विभाजिनः पूर्वापरायता, हिमवन महाहिमवन, निषद नील, रुक्मी शिखरिणो, वर्षधर पर्वता। बोलिए। बोला आपने? आवाज नहीं आई मुझे। तद्विभाजिनः पूर्वापरायता, हिमवन महाहिमवन, निषद नील, रुक्मी शिखरिणो, वर्षधर पर्वतः। देखिए, ये जो 7 क्षेत्रों के नाम बताए, तो ये 7 क्षेत्र कैसे हो गए? 7 क्षेत्र कैसे हो गए? तो कह रहे हैं तद विभाजिने, उनका विभाग करने वाले, उनको विभाजित करने वाले, यानी ये 7 क्षेत्र में इस जम्बू द्वीप को बांटने वाले। कौन है बांटने वाले? पूर्वापरायता, पूर्व से लेकर अपर, पूर्व अपर आय। देखिए, एक बार मैं आपको संधि विच्छेद बता देती हूँ थोड़ा। ये है तद और विभाजिनः। तद विभाजिनः, तद विभाजिनः। इसके बाद में है पूर्वा परायता, ये शब्द है पूर्वापरायता। तो इसमें शब्द क्या है? पूर्व और अपर, पूर्व अपर और आयता। पूर्व यानी पूर्व दिशा, अपर यानी पूर्व से अपोजिट। पूर्व से अपोजिट कौन सी होगी? पश्चिम। तो पूर्व पश्चिम, और आयता यानी वहां तक फैले हुए, पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए। तद विभाजने, उनका उन क्षेत्रों को विभाजित करने वाले। पूर्व अपर आयता, पूर्वापरायता यानी पूर्व से पश्चिम तक जो फैले हुए हैं। फिर इसके बाद में नाम दिए हैं, 6 पर्वतों के नाम हैं। हिमवन, पहला नाम है हिमवन। फिर उसके आगे है महाहिमवन। एक बार वो डायरेक्शन का क्रॉस भी बना दीजिए। पूर्व ऊपर आएगा? नहीं नहीं, पूर्व होता है राइट साइड में। ये राइट साइड में पूर्व होता है, लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है। ये पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए। ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है। नक्शों में कोई से भी नक्शे हों, चाहे हमारे धार्मिक हों, चाहे लौकिक पढ़ाई वाले हों, राइट हैंड साइड पे हमेशा पूर्व होता है, ईस्ट होता है। लेफ्ट हैंड साइड में पश्चिम यानी वेस्ट होता है। ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, उत्तर, और नीचे की तरफ साउथ, दक्षिण होता है। ये नक्शों का हमेशा ऐसा रूल है। ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ऐसा। अभी यहाँ कह रहे हैं हिमवन, फिर दूसरा नाम है महाहिमवन, और महाहिमवन के साथ में ही एक और न जुड़ा हुआ है, महाहिमवन
और फिर साथ में ही निषद ऐसा लिखा हुआ है हमारी बुक में, साथ में ही न जुड़ा हुआ है। तो इसमें से क्या निकलेगा अलग? महाहिमवन ये अलग और निषद ये दो नाम है। महाहिमवन ये एक नाम है और निषद ये एक नाम है। तो हिमवन पहला नाम है हिमवन, दूसरा महाहिमवन, तीसरा निषद, चौथा है नील, पांचवा है रुक्मी। रुक्मणी नहीं है, ध्यान रखेंगे बोलते समय भी, रुक्मी। और उसके बाद में है शिखरिणो, इसका नाम है शिखरिण भी बोलते हैं, शिखरी भी बोलते हैं, इसके दोनों नाम चलते हैं, शिखरिण और शिखरी दोनों। तो हम शिखरी बोल सकते हैं, शिखरी और या फिर शिखरिण। वर्षधर पर्वता, वर्षधर यानी वर्ष यानी वो क्षेत्र, और उन क्षेत्रों को धर यानी धारण करने वाले, उन क्षेत्रों को धारण करने वाले मतलब उन क्षेत्रों का विभाजन करने वाले और उन क्षेत्रों के सामने जो खड़े हुए हैं उसके लिए ऐसे कहते हैं क्षेत्रों को धारण करने वाले। वर्षधर, वर्षधर कहते हैं पर्वतों को। तो वर्षधर पर्वता ऐसे ये 6 पर्वत हैं। जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत और ऐरावत। ये 7 कैसे हुए कि इनको विभाजित करने वाले पूरब से पश्चिम तक फैले हुए इस तरह से आड़े जिसे हम कहेंगे, आड़े फैले हुए 6 महापर्वत हैं। उनके नाम हैं हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिण। अब ये कैसे हैं देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं, उसके बाद में मैंने एक ग्रुप में भी आप लोगों को जम्बू द्वीप का नक्शा भेजा है, वो भी हम देखेंगे। और अभी हम पहले देख लेते हैं। ये जम्बू द्वीप है, गोलाकार थाली के समान। इसमें बीचों बीच एक सुमेरु नाम का पर्वत है, ये तो बीचों बीच है। अब इसमें 6 पर्वत हैं, 6 पर्वत हैं, उससे ये पूरा जम्बू द्वीप 7 भागों में विभाजित हो गया। किसी भी जगह पर किसी भी चीज में हम 6 लाइन खींचेंगे तो पार्टीशन कितने हो जाएंगे? 1 लाइन खींचते हैं तो किसी भी चीज के पार्ट कितने हो जाते हैं? 1 लाइन खींचने पे 2 पार्ट हो जाते हैं। तो 6 लाइन खींचेंगे तो 7 पार्ट इसके हो जाएंगे। तो इसमें 6 पर्वत हैं। सबसे पहला देखिए, ये जो पर्वत है पूर्व से पश्चिम फैले, ये इधर पूर्व है, पूर्व से लेके पश्चिम तक। तो सबसे पहला पर्वत है, यहाँ नीचे से शुरू करेंगे, उसका नाम है हिमवन। फिर उसके बाद ये लाइन जो पूर्व से पश्चिम जा रही है, मतलब मैं उनको ऊपर से नीचे कहती थी, पूर्व से पश्चिम। नहीं, ऊपर से नीचे होगी तो ऐसे आ जाएगी, ऐसे नहीं है, ऐसे डिवाइड है। और देखिए ये जो जम्बू द्वीप है ये ऐसा खड़ा नहीं है एक्चुअल में, ये तो हमारा बोर्ड खड़ा है इसलिए हम इसको ऐसा खड़ा देख रहे हैं। एक्चुअल में कैसा है? एक्चुअल में इसको ऐसा कर दीजिए, यूं है, ऐसा है। अब ऐसा है, उसमें यहाँ पूर्व, अब ऐसा जब बनाएंगे तो इधर पूर्व से पश्चिम यूं चलेगा, फिर वो इसको यूं कर लें, समझ लीजिए। तो ऐसा बनाएंगे तब इधर से इधर मध्य लोक पूरा फ्लैट है, मध्य लोक खड़ा हुआ नहीं है, मध्य लोक ऐसा नहीं है, मध्य लोक तो फ्लैट है, वो हमने देख लिया। वो हाँ, आड़ा थाली जैसा है और ऐसे आड़ा है। लेकिन अब हम समझने के लिए क्या पेपर पे बनाएंगे या बोर्ड पे बनाएंगे तो वो ऐसा हमको लग रहा है कि यूं खड़े में है। तो ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, उसमें दिशाएं हैं, वो उत्तर ऊपर की तरफ होती है और दक्षिण नीचे की तरफ होती है। नक्शे में हमको ऐसा लगता है, लेकिन हम उत्तर की तरफ हिमालय की तरफ जाएंगे तो हम ऊपर जा रहे हैं, ऐसा नहीं। पूरा भारत देश जो है वो ऐसा आड़े में है ना, जमीन तो पूरी ऐसी फैली हुई है, तो उसमें ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। ऊपर जाएंगे तो ऊपर समझ लीजिए स्पेस, अंतरिक्ष में जाना होगा तब ऊपर जाएंगे। ऐसे पूरे जो मध्यलोक है वो इस तरह से, जमीन जो है वो फ्लैट है। तो ये जम्बू द्वीप भी इस तरह से फ्लैट है और इस फ्लैट जम्बू द्वीप में रचनाएं इस तरह से है। इसको आप समझ लीजिए, ऐसे रख लीजिए अपने जो यहाँ बुक में है ना नक्शा बना हुआ, ये ऐसा है इस तरह से। हाँ हाँ, चलिए, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक, तो अब समझ आ गया, आपने अभी बनाया। ठीक। तो
तो जैसे हमारी बुक में है ना, ये इस तरह से, ऐसा ही ये आड़ा क्षेत्र पे ऐसा ही है, जमीन इसी तरह से है। तो सबसे पहले है हिमवन पर्वत, पूर्व से पश्चिम तक। अभी हम इसमें नीचे से कहेंगे उसको कि नीचे से इधर। उसके बाद में है दूसरा महाहिमवन, और फिर तीसरा है निषद। इस तरह से ये सुमेरु पर्वत के दक्षिण की तरफ, नीचे नहीं बोलेंगे हम, नीचे ऊपर बोलने में ऐसा लगता है ऊपर नीचे है। सुमेरु पर्वत के दक्षिण में 3 पर्वत हैं, हिमवन, महाहिमवन और निषद। और सुमेरु पर्वत के उत्तर में भी 3 पर्वत हैं, नील, रुक्मी और शिखरिन। तो सुमेरु पर्वत तो बीच में है, और इस तरह से ये इस जम्बू द्वीप में 6 महापर्वत हैं। तो 6 महापर्वतों के कारण ये जम्बू द्वीप पूरा 7 क्षेत्रों में विभाजित हो गया। अब देखिए हमारे पास 7 एरिया बन गए। ये हमने 6 पर्वतों की 6 लाइनें खींची हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइन तो हमने 6 खींची है, लेकिन हमारे पास जगह कितनी बन गई है, ब्लॉक्स 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इस तरह से हमारे पास क्षेत्र हो गए हैं 7। तो ये 6 पर्वतों के माध्यम से 7 क्षेत्र हुए हैं। सबसे पहला क्षेत्र का नाम है भरत क्षेत्र। तो ये दक्षिण से ही हम चालू करेंगे। तो दक्षिण का जो सबसे पहला क्षेत्र है, हिमवन पर्वत के दक्षिण में सबसे पहला जो पर्वत था हिमवन पर्वत। आप लोगों के पास, जिनके पास बुक्स है, उस बुक में भी ये नक्शे बने हुए हैं, पेज नंबर 153 पे, 153 पेज पे, उसमें भी अभी देख सकते हैं। और हम अभी यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी देखेंगे, एक बार यहाँ बोर्ड पे समझ लें। तो सबसे पहला जो क्षेत्र है उसका नाम है भरत क्षेत्र। इसके उत्तर में है हिमवन पर्वत। फिर भरत क्षेत्र के बाद जो अगला क्षेत्र है उसका नाम है ऐरावत, नहीं सॉरी, हेमवत। भरत, उसके बाद में हेमवत, इसके बाद में है हरि क्षेत्र है सबके आगे, हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र, भरत क्षेत्र। फिर चौथे नंबर पे जो बीच में है उसका नाम है विदेह, विदेह क्षेत्र। फिर 5वें नंबर पर है रम्यक, छठा है हिरण्यवत और 7वां है ऐरावत। आप लोग सबको अपना अपना नक्शा बनाना है, सबको अपने कागज पेन लेके बैठना है, जैसा गोला खिंचे वैसा गोला बनाना है। और ये गोले में 6 पर्वत और 7 क्षेत्र, ये अपने हाथ से लिखने हैं आप लोगों को। मुझे कुछ लोग तो करते हुए दिख रहे हैं, बाकी कुछ लोग केवल सुनते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है, सबको बनाना है अपना अपना। जब तक हम अपने हाथ से नहीं करेंगे तब तक अच्छे से समझ में नहीं आएगा, और वो ऐसा ही कंफ्यूजन फिर बना रहेगा। खुद अपने हाथ से बनाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में एक्चुअल में क्या है। और आप लोग बना लें, अपना पूरा हो जाएगा जब ये रचना, इसमें और जो भी चीजें हैं फिर मैं आपको कहूंगी, आप बना बना के मुझे सेंड करिएगा, बराबर मैं देखूंगी सबका। अभी तो आप रफ में जैसा भी हो, रफ फेयर जैसा आप बनाना चाहें, एक गोला बनाएं। हो सके तो पिन पेज ले लें, बीच वाला पेज, ताकि अच्छे से उसी में आपकी और रचनाएं बनती जाएं। तो एक बड़े पेज पे एक गोला बनाएं और उसमें 6 पर्वत बनाएं, और 6 पर्वत ये कैसे बनाने हैं, बराबर इक्वल डिस्टेंस इनकी नहीं है, इनकी किस तरह से रचना होगी ये तो अभी हम मैंने फिर भी थोड़ा सा यहाँ कोशिश की बीच वाला हिस्सा बड़ा बनाने की। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि भरत क्षेत्र का एरिया सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा, उससे दुगना हिमवन पर्वत है, फिर उससे दुगना हेमवत क्षेत्र है, फिर उससे दुगना महाहिमवन पर्वत है। ऐसे ये दुगने दुगने होते हुए आते हैं। लेकिन फिर भी नक्शे में हम बीच वाले हिस्से को थोड़ा बड़ा रखें, जो विदेह क्षेत्र वाला हिस्सा है, और बाकी हिस्सों में समान समान सा करके बना सकते हैं समझने के लिए। एक्चुअल तो इसकी स्थिति क्या है वो अलग है सारी पोजीशन। तो इस तरह से ये जम्बू द्वीप में 6 महापर्वत हैं, और इन 6 महापर्वतों के कारण ये जम्बू द्वीप 7 क्षेत्रों में विभाजित हो गया है। 6 महापर्वतों के नाम मैं बार बार में 3-4 बार नाम बोल चुकी हूँ, और अभी भी बोलती रहूंगी। जिन लोगों को याद नहीं हो वो याद कर लें, अभी लास्ट में मैं सुनूंगी आज ही जिन्होंने याद किए होंगे उनसे। कौन कौन से नाम है पर्वतों के? हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन। ये तो 6 हैं
पर्वत, इनको कुलाचल भी कहते हैं, महापर्वत भी कहते हैं। अभी बहुत बड़े पर्वत हैं। हम जो पर्वतों की कल्पना करते हैं, हम जैसा पर्वतों का आकार ऐसा तिकोना तिकोना आकार बनाते हैं, नीचे से चौड़ा ऊपर से सकड़ा, एक्चुअल में ये पर्वत ऐसे नहीं है। ये पर्वत बिल्कुल दीवार जैसे और बहुत बड़े बड़े महापर्वत हैं, इसलिए इनको कुलाचल भी कहते हैं, वर्षधर भी कहते हैं, महापर्वत भी कहते हैं। और इन पर्वत, हाँ जी, बहुत सारे पर्वत हैं, एक ही दीवार जैसे हो गए, बस पूरा दीवार ही। हाँ हाँ, अभी इसके अगले सूत्रों में इसकी रचना आने वाली है। बिल्कुल पूरे पर्वत हिमवन पर्वत है, पूरा ऊपर से नीचे तक एक दीवार के जैसा। हम जो पर्वत ऐसा बनाते हैं, नीचे से चौड़ा और ऊपर से आता था स्लांटिंग हो गया है, ऐसे वाले ये पर्वत नहीं है। पूरे पर्वत ऊपर से नीचे तक एक से। देखिए अगला ही 13वां नंबर का ही सूत्र आएगा, उसमें ये यहाँ बात करेंगे। देखिए पढ़ लेते हैं हम सूत्र। ये पर्वतों के किस तरह के ये पर्वत हैं? मिट्टी के, घास फूस के पर्वत नहीं है, पत्थरों के पर्वत भी नहीं है। कैसे पर्वत हैं वो बता रहे हैं। अकृत्रिम रचनाएं हैं तो कुछ अलौकिक रचनाएं हैं तो अलौकिक ही बातें हैं उनकी, हमारी कल्पना से परे, हम सोच भी नहीं सकते इस तरह की ये रचनाएं यहाँ अलौकिक में हैं। अभी एक बात, हाँ बोलिए। अभी जैसे अपन पढ़ते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स और ये ओशंस पढ़ते हैं, वो वही है क्या ये 7? नहीं नहीं, वो जो हम पढ़ते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स यानी जो महाद्वीप, वो तो हमारे इस भरत क्षेत्र में ही है। ये हम पढ़ रहे हैं भरत क्षेत्र के बाहर का। हम कहाँ रहते हैं? हम जम्बू द्वीप में रहते हैं, इतना कल हमने देखा था। अब इस इतने बड़े जम्बू द्वीप में हम कहाँ रहते हैं? तो अभी जो हमने सबसे पहला क्षेत्र बनाया भरत क्षेत्र, उस भरत क्षेत्र में हम रहते हैं। और जितने भी हमारे महाद्वीप और महासागर, ये कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं, ये सब इस भरत क्षेत्र में ही हैं। और भरत क्षेत्र की भी रचना हम अलग से देखेंगे तो वो भरत क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। उस भरत क्षेत्र के थोड़े से पार्ट में, बहुत थोड़े से पार्ट में, भरत क्षेत्र के पूरे 6 हिस्से करेंगे। जितना बड़ा भरत क्षेत्र है उसके 6 हिस्से करेंगे। उसमें से एक हिस्से में, और उस एक हिस्से के भी बहुत थोड़े से पार्ट में ही हमारा पूरा विश्व है, पूरी दुनिया है। यानी जितना बड़ा भरत क्षेत्र है उसमें एक डॉट लगा दो, बस इतनी सी है हमारी पूरे महाद्वीप, महासागर, जितने भी पूरा ये ग्लोब वाली पूरी दुनिया दिखती है, वो केवल इतनी सी है। और एक्चुअल में विश्व कितना बड़ा है? एक्चुअल में ये जम्बू द्वीप ही इतना बड़ा है। ये भरत क्षेत्र है इस पूरे जम्बू द्वीप का। जम्बू द्वीप है 1 लाख योजन का। इस पूरे जम्बू द्वीप का 190वां हिस्सा, 190वां पार्ट है, इतना छोटा सा है ये भरत क्षेत्र। और उसमें भी वो जो हमारी दुनिया, जिसे हम दुनिया कह रहे हैं, वो बहुत जरा सी है, बहुत थोड़ी सी है। उसके बाहर में दुनिया बहुत बड़ी है। वो सारी ये दुनिया की रचना हम देख रहे हैं। किसने देखी ये सारी दुनिया? कोई प्रश्न कर सकता है? हमको ऐसा लग सकता है हम पढ़ तो रहे हैं, ऐसे हवा की बातें लग रही है, हवा में लग रही है अब तो ये सारी बातें, अभी तो कुछ चालू नहीं हुआ है। थोड़ा सा और चलेगा तो ऐसे, अभी अगला ही सूत्र हम पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि फेंक रहे हैं। बिल्कुल ये जो पर्वत हैं सोने के हैं, चांदी के हैं, ऐसे लगेगा ऐसा भी कोई होता है क्या? लेकिन ये वास्तव में ऐसा है, भगवान के केवल ज्ञान में आई हुई बातें हैं। बहुत सारी चीजें होती है देखिए जो हमने देखी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम कही हुई बात पे, पढ़ी हुई बात पे विश्वास करते हैं। चांद पे कौन जाकर आया? 2 आदमी चांद पे जाके आए, उन्होंने जाके कह दिया हम चांद पे जाके आए हैं। हमने सारे विश्व ने मान लिया कि चांद पे जाके आए हैं। अब वो चांद पे जाके आए हैं, इस बात में क्या सच्चाई? मैं कोई उनपे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही हूँ, लेकिन उन्होंने कहा, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि हम चांद पे जाके आए हैं और ऐसा चांद होता है, वहां से हम मिट्टी लाए हैं, हमने मान लिया। अब जिन्होंने वो ये बात जिन्होंने कही है, उन आदमियों की क्या गारंटी है? वो कैसे व्यक्ति हैं? वो क्या महाव्रती हैं? उनके खान पान आचरण का क्या ठिकाना है? उनके कोई सत्य महाव्रत है, अहिंसा महाव्रत है, इस तरह के कोई उनके नियम संयम दिखते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो सब वेज, नॉन वेज, मांस, मदिरा सब खाने वाले व्यक्ति हैं। इस तरह के व्यक्ति हैं, उन्होंने आके कह दिया हम चांद पे गए और हमने मान लिया। और ये हमारे महाव्रतों के धारी महामुनिराज, जिनको झूठ नहीं बोलने की, जिनका जीवन भर का नियम है, सत्य महाव्रत के धारी हैं। बोलते हैं तो हितमित प्रिय ही बोलते हैं, वरना तो चुप ही रहते हैं, वचन गुप्ती से ही रहते हैं।
और केवल ज्ञान में आई हुई बातें हैं। और संयमी कितने हैं कि दिन में एक बार, और कितने नवदा भक्ति पूर्वक, और इतने रस परित्याग करके, इतनी आखड़ी लेके, इस तरह से उनका खान पान का नियम है। इतने जिनके नियम संयम है, महाव्रतों के जो धारी हैं, उन्होंने जो बात बताई है उसमें हमको शंका होती है। क्या पता किसने देखा, नरक है कि स्वर्ग है कि जम्बूद्वीप है कि ये रचनाएं हैं, क्या मालूम, ऐसे ही फेंक रहे हैं। तो थोड़ा सा हमको श्रद्धा से सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे ऐसे लोगों की बातों पे भी विश्वास कर लेते हैं जिनका पता ही नहीं, शराब पी के कुछ भी बोल दें, कुछ भी लिख दें, क्या ठिकाना। हम कहीं बाहर भी जाते हैं ना, बाहर जा रहे होते हैं बाय रोड गाड़ी से, और कहीं चौराहा आ गया है, 4 रास्ते आ गए हैं, और हमको पता नहीं चल रहा इधर मुड़ना है कि उधर मुड़ना है, तो किससे पूछते हैं हम? जो बोतल लेके झूलता हुआ जा रहा है उससे पूछना, पूछेंगे और विश्वास करेंगे उस पर? या कोई अच्छा सा बढ़िया रेपुटेड, मतलब कोई ढंग का आदमी दिख रहा हो, उससे हम पूछ के रास्ता पूछेंगे? तो हम रास्ता पता करने के लिए ऐसे व्यक्ति की बात पे विश्वास नहीं करते, उसमें भी हम थोड़ा उसका बाहर का आचरण और उसका वो देखते हैं। तो ये ऐसी बातें हैं जो उसमें फिर हम उनका तो विश्वास करते हैं, और जो हमारे मुनिराजों ने कहा है उस पर हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, शंका करते हैं। तो थोड़ा सा श्रद्धा से हमको इसको सुनना पड़ेगा। ये भी सोचना पड़ेगा वो झूठ बोल के करेंगे क्या, उनको इससे क्या लाभ मिलेगा। उनको अपने नाम बढ़ाई की इच्छा होती तो हमारे मुनिराजों ने, ये तो नाम मिल जाता है, उमा स्वामी आचार्य ने लिखा है, लेकिन उमा स्वामी आचार्य का परिचय पूछा जाए, माता पिता का क्या नाम था, कितनी उम्र थी, क्या था, घर गृहस्थी थी नहीं थी, कुछ भी नहीं मिलता। अगर उनको अपने नाम की यश का लोभ होता तो पहले अपना वर्णन लिख देते, इतना बड़ा महाशास्त्र लिखा उससे पहले। लेकिन हमारे मुनिराजों को बिल्कुल भी यश प्राप्ति की, नाम की इच्छा नहीं थी। उन्होंने तो जो जैसा वस्तु का स्वरूप उनके ज्ञान में आया, परंपरा से, भगवान की वाणी के माध्यम से, परंपरा से जो ज्ञान उनके पास आया, और ये ज्ञान और जीवों को भी प्राप्त हो, इस भावना से उन्होंने इसको लिखा है। इसलिए थोड़ा सा श्रद्धा से हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। श्रद्धा नहीं होती है तो दवाई भी असर नहीं करती है। तो श्रद्धा पूर्वक हम इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, ऐसा सोच के मैंने ये थोड़ी सी बात आपको कही है। देखिए, तो ये हम पहले सूत्र बोल लेते हैं। 12 नंबर का सूत्र है। इसमें ये जो 6 महापर्वत हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन, इन 6 महापर्वत ये किसके बने हुए हैं, किसके बने हुए हैं, किसके जैसा उनका कलर है, वो इस सूत्र में बताया है। हेमार्जुन तपनीय, बोलिए। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। हाँ, परिधि जी आप बोलेंगे, मैं बुलवा रही हूँ, आप बोलेंगे। हेमार्जुन तपनीय, बोलिए। वैडूर्य रजत हेममयाः। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। देखिए, अब ये किसके बने हुए हैं? 6 पर्वत हैं। पहला पर्वत का नाम है हिमवन। वो किसका बना हुआ है? हेम। हेम किसे कहते हैं? हेम का अर्थ होता है सोना। हेम का अर्थ गोल्ड, सोना। हेम सोने का पर्यायवाची है हेम। तो जो पहला हिमवन पर्वत है वो स्वर्ण, सोने का। दूसरा है अर्जुन, हेम अर्जुन। हेम और अर्जुन 2 शब्द हैं, उनकी संधि की गई है तो शब्द हो गया है हेम अर्जुन। हेम और अर्जुन, अर्जुन का अर्थ होता है चांदी, चांदी का पर्यायवाची है अर्जुन। तो दूसरा जो पर्वत है, दूसरे पर्वत का नाम है महाहिमवन। वो महाहिमवन पर्वत है चांदी का। फिर आगे है तपनीय। तपनीय का अर्थ है तपाए हुए सोने के समान, वो है तपनीय। तपाया हुआ सोना क्या होता है? वो रेडिश, थोड़ा सा रेड कलर जैसा होता है। गोल्ड, एक वो ऑक्सीडाइज गोल्ड आता है रेडिश वाला, एक तो गोल्ड होता है अपना गोल्डन कलर का येलो जैसा, और एक रेडिश वाला जो आता है सोना, लालिमा लिए हुए। तपाया हुआ सोना वो लाल जैसा हो जाता है। तो ये जो तीसरा है, तीसरा पर्वत कौन सा है? निषद पर्वत। वो निषद पर्वत है तपनीय के कलर का, तपनीय के समान।
तो निषद पर्वत है तपाए हुए सोने के समान। इसके बाद में है वैडूर्य। वैडूर्य एक मणि का नाम है। वैडूर्य मणि ब्लू कलर की होती है, समझ लीजिए नीलम को बोलते हो या जो भी है, वैडूर्य नाम की एक मणि होती है। तो जो नील पर्वत है वो नील पर्वत है वैडूर्य मणि का, इसलिए कहा वैडूर्य। उसके बाद में रुक्मी पर्वत है रजत। रजत यानी चांदी। अर्जुन का अर्थ भी चांदी था और रजत का अर्थ भी चांदी। तो जो रुक्मी पर्वत है वो वापस से चांदी का। और इसके बाद में शिखरेण पर्वत, जो शिखरेण पर्वत है वो हेममया, हेम यानी सोना, वो सोने का। देखिए आप कैसे कह सकते हो सोने के बने हैं कि चांदी के बने हैं? यहाँ शब्द लिखा है हेममया, मया यानी उस मय है, सोनेमय, चांदीमय, वैडूर्यमय, तपनीयमय, हेममया। तो मया का मतलब है उसके ही वो बने हुए हैं। ऐसा भी अर्थ उसका चलता है कि वो सोने के रंग का है, गोल्डन कलर का है, एक वो व्हाइट कलर का है, एक रेड कलर का है। तपनी का मतलब है वो रेड जैसा कलर है उसका। तो कलर तो है ही है, पर वो वास्तव में उसके बने हुए हैं। ये अकृत्रिम रचनाएं हैं, अलौकिक रचनाएं हैं। ये हम सुमेरु पर्वत की रचना देखेंगे। सुमेरु पर्वत भी इसी तरह से सोने का, मणियों का, इनका बना हुआ है। तो ये जो पर्वत है ये भी बिल्कुल सोने के, चांदी के और मणियों के, इनके ये बने हुए हैं। अर्थ देखिए, ये छहों पर्वत क्रम से सोना, चांदी, तपाया हुआ सोना, वैडूर्य मणि, चांदी और सोना इनमय हैं, इनके समान रंग वाले हैं। इनके बने हुए हैं और इनके बने हुए हैं तो रंग भी उनके जैसे ही हैं। आगे 13 नंबर का सूत्र है। हाँ मोनिका भाभी अब आप बोलेंगे। सूत्र बुलवाती हूँ मैं, सूत्र बुलवाती हूँ मैं। मणि विचित्र पार्श्वा, मणि विचित्र पार्श्वा, उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः, उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। मणि विचित्र पार्श्वा, बोलिए। मणि विचित्र पार्श्वा, उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः, उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। छोटा ऊ है, ऊपरी बोलेंगे, ऊपरी नहीं बोलेंगे। उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः, उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। मणि विचित्र पार्श्वा, उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। मणि विचित्र पार्श्वः, उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। हाँ देखिए, नहीं सही है, सही है। क्या बता रहे हैं? इसके जो पार्श्व भाग हैं, पार्श्व का मतलब है दोनों साइड। देखिए एक मिनट, जैसे ये पर्वत किस तरह के हैं वो समझ लीजिए कि ये है ना, ये पर्वत है इस तरह का, ऐसा ये पर्वत है। अब इसके कैसे हैं? मणि विचित्र पार्श्वा, ये जैसे ये पुस्तक है, ये वाला समझिए आप, ये अपना जम्बू द्वीप है और इसमें ये ऐसा खड़ा है। तो ये ऐसा खड़ा है इस तरह से पूर्व पश्चिम। तो इसके जो पार्श्व भाग है, पार्श्व भाग का मतलब है ये इधर वाला पार्ट और इस तरफ वाला पार्ट, दोनों, इधर का और इधर का, ये दोनों भाग कहलाते हैं पार्श्व भाग। और ये कैसे हैं? मणि विचित्र, इसमें विचित्र प्रकार की मणियां, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड अनेक प्रकार की मणियां लगी हुई हैं। मणि विचित्र पार्श्वा। और ऊपरी मूले, ऊपर यानी ऊपर से लेके, मूल यानी नीचे तक, जड़ तक। ऊपर से लेकर, मूल का मतलब होता है नीचे, जड़ तक, ऊपर से नीचे तक तुल्य विस्तारा, समान विस्तार वाले हैं। यानी जितनी चौड़ाई नीचे है उतनी ही चौड़ाई ऊपर तक है। जितना चौड़ा नीचे है ऐसा ऊपर जाते हुए सकड़ा नहीं हो रहा। ऊपरी मूले, ऊपर से नीचे तक, तुल्य विस्तारा, समान विस्तार वाले हैं, एक से विस्तार वाले हैं। मणि विचित्र पार्श्वा, जो दोनों पार्श्व भाग हैं, दोनों साइड्स हैं, वो मणियों से, विचित्र प्रकार की मणियां उसमें हैं। और ऊपर से नीचे तक
समान विस्तार वाला ये पर्वत है। अब देखिए, जिसकी दोनों साइड में मणियां लगी हों, जिस पर्वत पे मणियां लगी हों, वो पर्वत सोने चांदी का हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हम हीरे की अंगूठी बनाएं, हीरे की अंगूठी कोई उसमें बनाएगा पीतल में? पीतल धातु में हीरे की अंगूठी बनेगी क्या? हीरे की अंगूठी बनेगी तो सोने में ही बनाएंगे जब हीरे की अंगूठी बना रहे हैं। तो ऐसे ही वो पर्वत खड़े हैं और पर्वत के दोनों साइड में मणियां लगी हैं अनेक अनेक प्रकार की। तो जो मणियां लगी हैं वो ऐसे मिट्टी के पर्वत पे लगेंगी? वो बिल्कुल सोने के और चांदी के ही बने हुए ये पर्वत हैं। देखिए अर्थ देखिए, इनके पार्श्व, पार्श्व यानी अगल बगल, दो साइड रहेंगे, एक साइड इधर भरत क्षेत्र की तरफ और दूसरा साइड हेमवत क्षेत्र की तरफ। तो ये दोनों जो भाग हैं अनेक प्रकार की विचित्र मणियों से जड़े हुए हैं और ऊपर, मध्य एवं मूल में एक से विस्तार यानी चौड़ाई वाले हैं। ऊपर से नीचे तक एक सी चौड़ाई वाले हैं। एक सी चौड़ाई वाले हैं का अर्थ क्या हो गया? अपने आप ही दीवार के जैसे हैं। जैसे दीवार बिल्कुल एक सी चौड़ाई वाली होती है ऊपर से नीचे तक, उसमें कोई तिरछापन नहीं होता है, उसी तरह से ये जो पर्वत हैं, छहों महापर्वत, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल एक समान चौड़ाई वाले हैं। इस तरह से ये हमने थोड़ा बहुत इनका भी देखा है। इनकी कितने ऊंचे हैं, कितने इनका विस्तार है, वो सारी चर्चा भी हम करेंगे। अभी आप लोगों को कुछ पूछना है तो पहले पूछिए। ठीक है, दे देना। हाँ हाँ, और किसी को कुछ पूछना है अभी के वाले टॉपिक में? चलिए, तो हम सूत्र बोलते हैं फिर। और कल की क्लास है, कल 3 से 4 10 लक्षण पूजन का अर्थ, कल संडे है और 3 से 4 लेकिन इसी टाइम पे 10 लक्षण पूजन का अर्थ करेंगे। जिन लोगों को भी इच्छा हो वो अटेंड कर सकते हैं। लिंक यही वाली, हाँ हाँ, यही वाली लिंक है, तत्वार सूत्र वाली लिंक ही रहेगी। मैं ग्रुप पे और डाल दूंगी मैसेज। और ये रिकॉर्डिंग डाल देना। हाँ हाँ जी, हाँ जी। अभी कुछ पूजन भी भेज देना क्योंकि, हाँ, पूजन की PDF भेज दूंगी, बिल्कुल। हाँ। मैं कल नहीं आ पाऊंगी, अगले संडे ले लूंगी। हाँ बोलिए। आपने टेंट बनाया है, इसमें 7 क्षेत्र तो लिखेंगे, लंबी लंबी तो उसकी लंबी लाइन खींचनी है क्या सीधी? एक मिनट, आपकी आवाज नहीं आई, 1 मिनट रुकिए, मैं पहले सबको म्यूट कर दूं। अब बोलिए आप। आपने जो ये नक्शा बनाया जम्बूद्वीप का, हाँ, उसमें लाइनें खींची है, वो तो आपने क्षेत्र बता दी, ये पर्वत बता दी, हाँ पश्चिम तक की। हाँ, जो आपने गेप, वो आपने क्षेत्र बताया है। हाँ, आपने गेप दिया ना, ईमन माँ ईमन इसे तो नील है, हाँ, ये आपने 7 क्षेत्र बता दी। तो जो पर्वत हम नक्शा बना रहे हैं, तो पर्वत की लाइन में खाली लाइन देने से होगा कि नहीं, थोड़ा सा चौड़ाई देनी है पर्वत के। हाँ, क्योंकि पर्वत के ऊपर भी रचनाएं हैं। बिल्कुल, अच्छा प्रश्न है आपका। जब नक्शा बनाएंगे तो हमने तो अभी यहाँ क्या लाइन खींच दी पर्वत के नाम पे केवल, क्योंकि अभी हमारे पास, हाँ, पर वो पर्वत भी ऊपर से जितना नीचे से चौड़ा है उतना ही ऊपर से चौड़ा है। वो पर्वत पे भी चौड़ाई है और पर्वतों पे भी रचनाएं बनी हुई हैं। तो थोड़ा सा आपको जगह देनी है। पर्वत के भी जब आप बनाएंगे तो पर्वत के लिए भी थोड़ी थोड़ी सी जगह आपको देनी है। यहाँ जो अपने किताब में चित्र दिया है, उस किताब में भी थोड़ा थोड़ा सा पर्वतों में जगह दी है। तो अपने को चित्र बनाते समय भी थोड़ा थोड़ा सा पर्वत को भी जगह देनी है, ताकि उसके ऊपर जो सरोवर वगैरह की रचना है वो हम उसमें फिर बना सकें। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, पहले अभी आज जो हमने सूत्र बोले हैं, ये वैडूर्य मणि क्या है? वैडूर्य मणि कोई ब्लू कलर की मणि होती है। अब एक्चुअल में तो क्या है वो पता नहीं, पर वो पहले होती होगी वैडूर्य नाम की मणि, या फिर ये भी हो सकता है कि आजकल उस मणि का नाम बदल गया हो। अब ज्यादा मणियां रही भी कहाँ है, रियल मणियां देखने भी कहाँ आती हैं ज्यादा।
पर ब्लू कलर की होती है, इसलिए उस पर्वत का नाम भी नील है। वो नीले रंग का पर्वत है और वैडूर्य मणि का। आज जो सूत्र बोले हैं पहले वो वाले सूत्र बोलते हैं। हाँ हाँ बोलिए। अनीता जी आप पूछ रहे हैं कुछ? हाँ मैं बोल रही थी जो त्रसनाली का लिखवाते ना शुरू में आपने स्टार्टिंग में, हाँ मुझे वो लिखवा दीजिए, मैं मेरे को लिखवा दीजिए वो स्टार्टिंग वाला त्रसनाली वाला। वो मैं ऐसे करती हूँ, एक ग्रुप में आज और भेज देती हूँ कुछ पीडीएफ, उसमें से आप लोग जिनको भी नोट करना है वो नोट कर लीजिएगा। हाँ ठीक है। चलिए सूत्र बोलिए, आप ही शुरू करिए। 10 नंबर का सूत्र बोलिए अनीता जी। हाँ बोलो। भद्रक हेमवत हरि विदेह रम्यक हिरण्यवत एरावत वर्षा क्षेत्राणी। बढ़िया। हाँ नीलम भाभी बोलिए नेक्स्ट। द्विभाजिना पूर्व परायता हिमवत महाहिमवत निषद नील रुक्मी शिखर